देश में जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होता है तब इसमें शहीद होने वाले शहीदों को नमन किया जाता है। बहुत से ऐसे जो योद्धा हैं आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक नायक दीपचंद जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने युद्ध के दौरान पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। सर, जिस तरह से आज कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर आप? सबसे पहले जय हिंद जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। तो पूरे देशवासियों को पहले तो 23वें कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मेरा ये तात्पर्य है कि आज हम लोग पूरा देश जश्न मनाएगा, आज लगा लो कल लगा लो, मगर रियलिटी में जो शहीद हुए उनके परिवारों को जश्न मनाने का मौका मिलता है तो उन परिवारों को मिलना चाहिए, या जो दिव्यांग सैनिक हैं उनको मिलना चाहिए जाके देश में जाकर के। ऐसा नहीं है कि हम गली में नुक्कड़ में कारगिल विजय दिवस तो मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर रियलिटी में जो मैं चाहता हूँ, मेरे खुद की ये आशा रहती है कि उनको दिल से सम्मान होना चाहिए। आज भी बहुत सी समस्याओं से परिवार जूझते रहते हैं, जो आवाम के अंदर वो सहायता नहीं हो पाती है। बहुत से शहीद परिवार हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पेंशन दे रही है, उसके लिए कोई दोष नहीं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, मगर गवर्नमेंट के साथ साथ हमें समाज का भी दायित्व बनता है। क्या रियल में आज नाम भी याद नहीं, मैंने बोला ना कितने जवान शहीद हुए, खाली हमारे को 500 कुछ याद है, कौन हुआ हमें तो पता नहीं है। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल में कारगिल युद्ध उसी दिन जश्न मनाया जाएगा जिस दिन उन सैनिकों का दिल से सम्मान होगा। बहुत से आदमी हैं, हमारे जैसे आदमी हैं। मैं एक बात और आपके माध्यम से बताता हूँ कि देखो हमारी जो शहादत हुई है, मेरे भी दोस्त मुकेश कुमार इस युद्ध भूमि में चले गए, मेरे और भी साथी कई चले गए हैं। भंवर सिंह साहब थे, हमारे MDS हुसैन साहब थे, और कई सैनिक हमारी बटालियन से भी शहादत हुई है। और जितने भी शहादत हुई है मैं सबको दंडवत नमस्कार करता हूं, मगर साथ ही मैं ये भी बोलता हूं कि हर कार्य शहीदों के नाम से होता है। बिल्कुल सही है, होना चाहिए, मगर शहीदों के साथ साथ में हम दिव्यांगों की क्या गलती है? कभी भी हमने को सुनने में नहीं मिला कि एक शाम शहीदों के साथ दिव्यांगों के नाम। तो ये भी एक पीड़ा है कि भाई हमारे जैसे बंदों को भी उसमें बुलाया जाए। बहुत से आदमी हैं जो युद्ध भूमि लड़ने के बाद में, बहुत से मेरे साथियों ने युद्ध लड़ा है, मैंने अकेले नहीं लड़ा, क्योंकि ये जो युद्ध जीता है मेरी पूरी बटालियन ने जीता, पूरे देश ने जीता है, पूरी तीनों सेनाओं ने जीता है। तो उस तरह ये एक पीड़ा बहुत ज़्यादा है कि आज एक दिन के लिए हम जय हिंद वंदे मातरम बोलते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं इस कंडीशन में कई बार सफ़र करता हूँ तो किसी को नहीं पड़ी हुई है कि तुम कौन हो, ये कंडीशन में क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं बार बार बोलता हूँ कि जब हम ट्रेन में भी सफ़र करते हैं तो 2-3 घंटे के लिए बंदे नीचे की सीट भी देते नहीं है, कई बार मेरे पास ऊपर की सीट होती है। तो हम कौन से कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे हैं, कौन से हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं? आप मेरे को बताइए, ग्राउंड में युवाओं के ब्रेन में क्या चल रहा है? उनको कोई नहीं पड़ी हुई। पैसे वाला पैसे के बारे में सोचता है, मेरा काम चल रहा है, भाड़ में जाए जनता। नहीं, आज दिल से सैनिकों को सल्यूट करिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम अगर कोई मानता है वो मानता है सैनिक। सैनिक उस ऑक्सीजन के समान है जो 2 मिनट के लिए भी देश से हट गई सरहदों से, दोबारा अपना भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। याद रखना, जो आज के टाइम में जो अपनी गंदी राजनीतिकरण हो रहा है ना, उसके कारण देश एक दिन हारेगा। सैनिक हमेशा जिताने का काम करते हैं। राजनीति कोई गंदी नहीं है, लेकिन जो राजकारण के कारण जो बंदे भ्रष्टित हो रहे हैं उनको सुधरना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, न कि कोई पार्टी सर्वप्रथम होनी चाहिए। देश सर्वप्रथम होना चाहिए। आज हम लोगों के ब्रेन में हो गया है जातिवाद, क्षेत्रवाद, मैं वो नहीं। जो भी कुछ है, हम भारतीय कब बनेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोगों को भारतीय बनना चाहिए, उसके बाद में फिर सब कुछ आता है। दीपचंद जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि चूंकि उस समय जब युद्ध हुआ, आपने अपने दोनों पैर गंवा दिए, एक हाथ गंवाना पड़ा, तो उस कैसा वो मंजर था आपका उस दौरान सर? युद्ध भूमि में मैंने पूरा युद्ध लड़ा 99 का वार। उसके बाद में जब ऑपरेशन पराक्रम चला है, जब वो जिसको हम पार्लियामेंट में अटैक बोलते हैं, उसके बाद में हम लोगों को दोबारा बॉर्डर पर लगा दिया गया था। 1 साल तक हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि बार बार पाकिस्तान परेशान कर रहा था। तो उस टाइम इतना मूवमेंट किया था सेना का कि अभी या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे, मगर फिर वो पता आपको कि कभी UK US ये रूस के परेशानियों के कारण वो युद्ध रुक गया, नहीं तो बहुत भारी युद्ध होता उस टाइम, कारगिल से बड़ा युद्ध होता। उसके बाद में फायरिंग नहीं हुई, मगर अपना हम लोग स्टोर सेट कर रहे थे। स्टोर सेटिंग के दौरान में बक्सा छूटने से जैसे बम फटा, मेरा हाथ उड़ चुका था, टांगे मेरी हॉस्पिटल में काटी गई। और मैं बोल रहा था, मेरे दोस्त रो रहे थे, मैं बोला था रो मत, क्योंकि मेरी पूरी आंतरी उतरी बाहर थी। उनको लग रहा था यार इस बंदे की आंतरी उतरी बाहर है तो लास्ट चांसेस है, मगर मैं मेरे दोस्तों को बोला था मत रो। डॉक्टर ने मुझे एज ए डेथ घोषित कर दिया था। 5% चांसेस थे बचने की, क्योंकि जिस जवान के पूरे अंतरी बाहर है और हाथ में ऐसे पूरा यहाँ से भी ब्लड है, लीवर डैमेज है,
तो मगर फिर भी सीओ साहब ने पूछा क्या गुंजाइश है, तो मेरे सीओ कर्नल गिरीश कुमार महेंद्र सेना मेडल, उन्होंने बोला डॉक्टर से कुछ क्या हो सकता है। डॉक्टर ने बोला अगर काट कूट दें तो 5% चांसेस हैं मेरी तरफ से, बाकी भगवान चाहे तो बचा सकता है। तो सीओ ने बोला आप अपना काम करिए और आप हमारे ऊपर छोड़ दिए। तो बस उन्होंने साइन कर दिया और मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था। 17 बोतल खून चढ़ने के बाद में यहाँ पर मेरे लिए पूरी बटालियन ने ब्लड देना शुरू कर दिया और यहाँ पर मेरे लिए पूजा पाठ शुरू हो चुकी थी। 3 दिन तक मेरी बटालियन में खाना बनता था मगर खाते नहीं थे दोस्त, क्योंकि मेरे लिए पूरे दुआ करते थे। और मुझे पूरी रात ऑपरेशन चलने के बाद में 72 आवर्स बाद बोला गया था कि इसको अगर होश आएगा तब हम बताएंगे कि जवान का क्या है क्या नहीं कंडीशन। मगर जाको आँखें सही मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही जब मेरी आँखें खुली तो मैंने देखा, मुझे दिख रहा है और मैं, मेरे सामने 2 मेरे दोस्त धानी संतोष, धानी उमेश खड़े हुए हैं। और उसके बाद में उन्होंने एमएनएस को बताया, एमएनएस ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने मेरे सीओ को फ़ोन किया, सर जवान को होश आ गया। मेरे सीओ के मुंह से निकला कि अभी नहीं मरेगा। डॉक्टर ने बोला सर डॉक्टर आप हो या मैं हूँ, मगर सीओ ने बोला मुझे नहीं पता कैसे निकला है, मगर मेरे को दीपचंद के बारे में पता है, वो पिकअप कर लेगा। तो सीओ साहब की बोली हुई बातें और आज आपके सामने मैं सक्षम हूँ सर, और अपना काम खुद कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती रहती हैं, हर जगह आती रहती हैं। मैं यही सोचता हूँ कि जब युद्ध भूमि में पूरा युद्ध लड़ा, जब वहाँ नहीं हुआ, यहाँ भी हुआ है, और यहाँ पर भी मर के भगवान ने जिला तो कुछ और इरादा होगा उसका, कुछ और मैंने देश के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए आज आपके सामने मैं उपलब्ध हूँ सर। जी, ये आबाद का जीवन आपका, चूँकि ऑपरेशन के बाद जब चीज़ें नहीं रही, अंग नहीं रहे, तो उस दौरान कितनी तकलीफें? सर तकलीफ तो हर आदमी को है, मतलब मैंने अपने आप को इस चीज़ में ढाल लिया है, क्योंकि मैंने हमेशा राष्ट्र को सर्वप्रथम माना है, और जो चीज़ें राष्ट्र को सर्वप्रथम होती है वो अपना मायने को रखती नहीं सर। हमने फौजी हैं, हम लोग देश को सर्वोपरि मानते हैं, परिवार हमारा बाद में आता है। तब मैंने यही बातें सोची कि भगवान अगर मेरी आंखें चली जाती तो मैं क्या कर लेता। अगर युद्ध भूमि के अलावा या इस आर्मी के अलावा कोई ट्रेन एक्सीडेंट में हो जाता, कोई कुछ हो जाता, तब मैं क्या करता। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जो भी छोड़ दिया है तेरी कृपा है, क्योंकि तेरे सहारे ही सब काम चलता है, और इसी कंडीशन में हम लोग जी के दिखाएंगे। और आज मैं जी रहा हूँ, आज मैं सब काम करता हूँ, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। मगर मन में एक विश्वास है, एक प्राउडनेस है, वो ये जो भारतीय वर्दी पहन रखी है, ये वर्दी नहीं अंतरात्मा है। 135 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है। ये एक मुझे प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए कि जब तक है चलते रहो, मतलब रुकना नहीं है। देश में एक मुद्दा है सर अग्निवीर को लेकर, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपका उसको लेकर क्या सोच? सर अग्निवीर का मेरे हिसाब से तो मैं सभी को यही बताना चाहता हूं कि जो अग्निवीर का मुद्दा है वो एक बार एक पहली भर्ती हो जाए ना बैच, उसके बाद में भी मतलब बहू आई नहीं है, वो दहेज लेके आएगी कि नहीं आएगी, हम पहले लड़ाई कर रहे हैं कि जो स्कूटर लेके आएगी या फ्रिज लेके आएगी। नहीं, मेरा मुद्दा ये है, मतलब ये मैं सही बता रहा हूँ कि एक मुद्दा ये है कि एक बार एक बैच भर्ती हो जाए, फिर क्या कमियाँ रहेंगी, क्या अच्छाइयाँ रहेगी, थोड़ा पता चले। हो सकता है कि क्या बदलाव हो रहे हों और हम यहाँ पर कुछ भी बोलते रहेंगे जब हमारे को कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर अभी कुछ भी अच्छाई या बुराई बोलने के लिए मतलब नहीं होना चाहिए, एक देखना चाहिए हमको। एक बार अभी तो मंगनी भी नहीं हुई है, मानते ना बात को, उससे पहले ही हम लोगों बोले दहेज में क्या चाहिएगा। तो एक बार मंगनी मंगनी हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे खास? युवाओं के लिए यही संदेश है सर कि आज ट्विटर फेसबुक को छोड़िए, रियलिटी में आइए। कल युद्ध लड़ गया तो युवा अंधे हो चुके, चश्मा लग चुका है युवाओं को। 8-8 10-10 घंटे, आपको नहीं बोल रहा, 8-8 10-10 घंटे काम चलता है, नहीं चलता तो बताइए आज के युवा क्या है। आजकल उज्ज्वल भारत क्या है, ये है उज्ज्वल भारत। पूरे दिन मम्मी बोलती बेटा हाँ मम्मी आया, तो मतलब इससे बाहर निकलिए। कल युद्ध लड़ जाएगा तो तुम क्या, तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएंगे। तो देश के बारे में सोचिए। आज हमको युवाओं को यही है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम मायूस हो जाते हैं। नहीं मायूस होना है, आत्महत्या नहीं करनी है, जीना है जीवन को। आज देखिए हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, जीवन बहुमूल्यवान है, इसको जी के दिखाइए। समस्याएं तो बहुत आती रहती है, किसको समस्या नहीं है, मगर वही है छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे आज मायूस हो जाते हैं। मेरे को इतने नंबर नहीं आए, नंबरों मत आकिए अपने आप को, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छा इंसान बनोगे तभी जा करके आप आगे देश के लिए कुछ कर सकते हो। तो ये थे दीपचंद नायक जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जिस तरह से कारगिल विजय दिवस के दौरान पर ये जो चीज़ें बताई इन्होंने, खासतौर पर इन्होंने कहा है कि जो सम्मान होना चाहिए जो शहीदों का, वो ज़रूर है, सैनिकों का सम्मान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस ओर लोगों को सोचने की ज़रूरत है और उन्हें विचार करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।